करंट अफेयर्स 6/4/2022। विनय मोहन क्वात्रा बने नए विदेश सचिव। भारत सरकार ने विनय मोहन क्वात्रा को भारत के अगले विदेश सचिव के रूप में नामित किया है। वे वर्तमान में नेपाल में देश के राजदूत हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला को 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने के बाद यह कार्यभार संभालेंगे। मुख्य बिंदु: विनय मोहन क्वात्रा एक भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी हैं और उन्हें कई तरह के असाइनमेंट में काम करने का 32 साल का अनुभव है। 2015 से 2017 तक उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में काम किया है और फिर भारत के राजदूत के रूप में फ्रांस गए। 1988 में IFS में शामिल होने के बाद उन्होंने भारत के तीसरे सचिव के अस्थायी मिशन के रूप में कार्य किया और बाद में वे दूसरे सचिव बने, जहां उन्होंने 1993 तक सेवा दी। वे मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों से संबंधित काम संभालते थे। उन्होंने जेनेवा स्थित ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है? स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को भारत सरकार द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। 5 अप्रैल 2022 को इसने 6 साल पूरे किए। मुख्य बिंदु: यह योजना केंद्र सरकार द्वारा जमीनी स्तर से उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, ताकि रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण को विशेष रूप से देश के ST, SC और महिला उद्यमियों के बीच बढ़ावा दिया जा सके। योजना की उपलब्धियां: इस योजना के तहत 1.33 लाख से अधिक नए रोजगार सृजनकर्ताओं और उद्यमियों को सुविधा प्रदान की गई है। पिछले 6 वर्षों में इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 21 मार्च 2022 तक कुल 1,33,995 खातों में 30,160 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कुल स्वीकृत खातों में से 6,435 खाते अनुसूचित जाति के उधारकर्ताओं के थे, जिनमें से 1,373.71 करोड़ रुपए स्वीकृत थे और 19,310 खाते अनुसूचित जाति के उधारकर्ताओं के थे, जिनमें 3,976.84 करोड़ रुपए स्वीकृत थे। खाता रखने वाली 1,08,250 महिला उद्यमियों को 24,809.89 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। बजट 2022 के तहत इस योजना में किए गए बदलाव: 2022 के बजट 2022 में इस योजना के लिए कुछ सकारात्मक बदलाव पेश किए गए थे, जिसमें मार्जिन मनी की सीमा शामिल है। इसे परियोजना लागत के 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है। इस योजना के तहत संबद्ध कृषि गतिविधियों में पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी, मुर्गी पालन, ग्रेडिंग, मत्स्य पालन, मछली पालन, कृषि उद्यमियों का एकत्रीकरण, पशुधन, छटाई, ग्रेडिंग, कृषि व्यवसाय केंद्र, कृषि क्लिनिक, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण के लिए ऋण उपलब्ध इत्यादि शामिल है। इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं? इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन वाले व्यक्ति http://www.standupmitra.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2 भारतीय कलाकारों ने जीते ग्रैमी अवार्ड। 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों यानी 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स में 2 भारतीय संगीतकार विजेताओं में शामिल थे। भारतीय अमेरिकी गायिका गीतकार फाल्लू ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। संगीतकार रिकी केज ने भी अपना दूसरा ग्रैमी जीता। उन्होंने और स्टीवर्ट
कोपलैंड ने सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम की श्रेणी में पुरस्कार जीता। फालू फाल्गुनी सा या फालू के नाम से फालू ने अपने एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में पुरस्कार जीता। फालू न्यूयॉर्क की एक संगीतकार हैं और उन्होंने स्लम डॉग मिलेनियम फिल्म के लिए ए.आर. रहमान के साथ काम किया है। मुंबई में प्रसिद्ध मुखर गुरु और सारंगी उस्ताद सुल्तान खान के तहत उन्होंने अपना प्रारंभिक संगीत प्रशिक्षण प्राप्त किया था। रिकी केज 2015 में रिकी केज ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था और यह उनका दूसरा ग्रैमी अवार्ड है। उन्होंने डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ यह पुरस्कार जीता। उन्होंने बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता है। 2022 ग्रैमी अवार्ड 2022 ग्रैमी अवार्ड 3 मार्च को लास वेगास नेवादा में स्थित एजीएम ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम की मेजबानी ट्रेवर नो ने की। जॉन बैटिस्ट ने बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के साथ साथ बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार ओलिविया रोड्रिगो ने जीता और डोजा कैट ने बेस्ट पॉप डुओ पब्लिक ग्रुप का पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना यानी इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम IACS शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाना है ताकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्य बिंदु इसके देखते हैं। इस नई शुरू की गई योजना को राज्य सरकारों द्वारा समर्थित किया गया है। मणिपुर, असम और त्रिपुरा की राज्य सरकार ने इम्फाल, गुवाहाटी और अगरतला को ढाका, बैंकॉक, यंगून, काठमांडू, मांडले, हनोई, चटगांव और कुनमिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने के लिए पहले ही मार्गों की पहचान कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हवाई अड्डों का विकास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हवाई अड्डों का उन्नयन और विकास एक लंबी और निरंतर प्रक्रिया है और ज्यादातर यातायात की मांग वाणिज्य व्यवहार्यता, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर संबंधित हवाई अड्डे के ऑपरेटरों द्वारा किया जाता है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वर्तमान में उत्तर पूर्व क्षेत्र इम्फाल और गुवाहाटी में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वे क्रमशः भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण और गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा संचालित हैं। उत्तर पूर्व के हवाई अड्डों में विकास कार्य AAI और GIAL दोनों ने अपने अपने हवाई अड्डों पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन NITB और कई अन्य संबंध कार्यों के विभिन्न प्रकार के निर्माण किए हैं। इसके अलावा AAI ने भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संचालन के मद्देनजर अगरतला हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का विकास किया है। इम्फाल हवाई अड्डे पर प्रतिवर्ष 2.4 मिलियन यात्रियों के लिए एक नया एकीकृत टर्मिनल भवन भी बनाया गया है, जिसका उद्देश्य यात्री संचालन क्षमता को बढ़ाना है। हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर ओरबन चौथी बार फिर से हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। मुख्य बिंदु वह यूरोपीय संघ में सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं। इस चुनाव में उन्हें चुनौती देने के लिए 6 विपक्ष एकजुट हुए हैं और वे ओरबन की अनुदार नीतियों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने दोनों चुनावी शिविरों के हजारों स्वयंसेवकों के हंगरी के चुनावों की निगरानी की। इस साल के चुनाव में 69% मतदान हुआ था। यूरोपीय संघ के साथ बार बार टकराव ओरबन के प्रशासन ने उन मामलों पर यूरोपीय संघ के साथ बार बार टकराव किया जिसमें देश के प्रेस के साथ साथ न्यायपालिका का नियंत्रण में शामिल है।
उनके प्रशासन में LGBTQ समुदाय को टारगेट करने वाले कदम भी उठाए गए हैं। हंगरी हंगरी मध्य यूरोप में स्थित है और इसकी सीमा स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया से लगती है। इसकी राजधानी बुडापेस्ट है और यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है। एक बार मैप देख लेते हैं। ये क्या है? स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रसारण सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्य बिंदु देखते हैं। देश का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। अगले 2 वर्ष में यह $30 मिलियन तक पहुंच जाएगा और वर्तमान में यह $25 मिलियन डॉलर है। देश में 1762 से अधिक बहुत सेवा ऑपरेटर, 900 से अधिक बुरा टीवी चैनल, 380 से अधिक FM चैनल और 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है। पोर्टल का उद्देश्य क्या है? यह पोर्टल विभिन्न आवेदकों और हितधारकों को एकल बिंदु सुविधा प्रदान करेगा, जो सभी प्रसारण संबंधी गतिविधियों के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न अनुमतियों, पंजीकरण और लाइसेंसों के लिए आवेदन करेंगे। यह पोर्टल देश के प्रसारण क्षेत्र के प्रबंधन और विकास के लिए एक पारदर्शी और कुशल प्रणाली स्थापित करेगा। यह पोर्टल विभिन्न हितधारकों और आवेदकों के बीच सहज तरीके से संचार को सक्षम करेगा और आवेदकों के प्रसंस्करण में तेजी लाएगा। सेवाएं: समाचार एजेंसियों, टीवी चैनलों, OTT, TRP एजेंसियों, स्थानीय केबल ऑपरेटर, डिजिटल मीडिया, FM चैनलों, DTH ऑपरेटर, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों, सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सैटेलाइट टीवी चैनलों, उपयोगकर्ता सूचना प्रणाली और HITS ऑपरेटर जैसे विभिन्न संस्थानों का यह डेटाबेस बनाया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से टेली पोर्टल या टीवी चैनलों के लिए वार्षिक अनुमति शुल्क का भुगतान भी किया जा सकता है। यह पोर्टल सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना में मदद करेगा। फॉरेन रिचेस्ट सेल्फ मेड ह्यूमन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची जारी। बायोकॉन की किरण मजदार, नायिका की फाल्गुनी नायर और जोहो की राधा बेम्बू को नवीनतम ह्यूमन रिचेस्ट सेल्फ मेड ह्यूमन इन द वर्ल्ड 2020 में शामिल किया गया है। मुख्य बिंदु: बीजिंग की एक प्रॉपर्टी डेवलपर वू यूजून ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उसकी अनुमानित संपत्ति $1700 बिलियन है। उन्होंने 1993 में अपने पूर्व पति के कुई के साथ लॉन्गोफर की स्थापना की। 2021 में लॉन्गोफर ने $34.6 बिलियन के राजस्व की सूचना दी थी। सूची में भारतीय: नायका के CEO और संस्थापक फाल्गुनी नायर को $7.6 अरब के साथ शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में रखा गया है। उन्होंने भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला बनने के लिए अरबपति किरण मजुमदार शाह को पछाड़ दिया है। राधा बेम्बू $3.9 बिलियन के साथ भारत की दूसरी सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं। बेम्बू जोहो की उत्पाद प्रबंधक हैं। हुरुन सूची में उन्होंने 25वें स्थान पर रखा गया है। बायोकॉन के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार शाह को $3.8 बिलियन की संपत्ति के साथ इस सूची में 26वें स्थान पर रखा गया है। सूची के बारे में: इस सूची का 2/3 महिलाएं चीन से हैं। उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन है। ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह लिस्ट जारी की है।
यह इस सूची का 12वां संस्करण है। इस सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया में 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लोगों का हाल ही में अनावरण किया गया। यह इवेंट 24 अप्रैल 2022 से कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। श्री कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु में इस लोगों का अनावरण किया गया। मुख्य बिंदु जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। लॉन्च इवेंट के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और कर्नाटक के राज्यपाल टीसी गहलोत मौजूद थे। यह कार्यक्रम पहले कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। यह संस्करण इन खेलों का दूसरा संस्करण होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में ओडिशा में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया आधिकारिक जर्सी भी लॉन्च की गई है। 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का एंथम निखिल जोशी और चंदन सेठी ने गाया है। आगामी खेलों में मलखंब और योगासन के साथ साथ 18 अन्य खेलों को भी शामिल किया जाएगा। भारत भर से लगभग 4,500 एथलीट भाग इन खेलों में लेंगे। खेलो इंडिया ऐप पर लाइव अपडेट प्रदान करने के राज्य खेलो इंडिया ऐप नामक एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। शुभंकर इस खेलों का आधिकारिक शुभंकर बीरा एक हाथी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यह विश्वविद्यालय स्तर पर युवा प्रतिभाओं की पहचान करने और फिर उन्हें पेशेवर एथलीटों में बदलने में मदद करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक पहल है। विश्व व्यापार नीति 2015 से 2020 का विस्तार। सरकार ने विदेश व्यापार नीति को 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 तक कर दिया है। मुख्य बिंदु 31 मार्च 2022 तक मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015-20 वैध थी। अब इसे 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। यह घोषणा विदेश व्यापार महानिदेशालय ने की। कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद इस नीति को पहले 1 साल के लिए मार्च 2022 के अंत तक बढ़ाया गया था। विदेशी व्यापार नीति है। यह व्यापार नीति निर्यात बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है ताकि निर्यात प्रोत्साहन, पूंजीगत सम्मान, एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपिटल गुड्स और शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अथॉरिटी जैसे विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार सृजित करने और आर्थिक विकास और विभिन्न प्रोत्साहनों को आगे बढ़ाया जा सके। यह नीति एक ऐसा ढांचा ही प्रदान करती है जो वस्तु और सेवाओं के निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देश के मूल्यवर्धन को बढ़ाने में मदद करेगा। इस नीति का फोकस सेवाओं के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्रों को समर्थन देने पर है। इस नीति के तहत व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। समाप्त।